जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, जैसा कि आज ज्योतिबा फुले जी का जयंती है और राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर। धन्यवाद। ये बहुत खुशी की बात है कि अप्रैल का महीना भारतीय इतिहास में मैं ये कहूँगा कि सिविल राइट्स का महीना है। एक अधिकार पत्र मांगने का महीना है और मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने तरफ से पूरे भारत के देशवासियों को, और न केवल देशवासियों को बल्कि बहुजन के लोग जहाँ भी हों इस पूरे धरती पे, सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ कि एक ऐसा समय है जिसको हम लिबरेशन का समय कह सकते हैं और ज्योतिराव फुले का जन्म एक लिबरेशन का समय है। इससे पहले कि मैं और भी डिटेल जाऊँ, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में, चूँकि मैं इतिहास का प्रोफ़ेसर हूँ, तो इतिहास के हवाले से बात करना पसंद करूँगा। मेरी मुलाकात ज्योतिराव फुले को से उस समय हुई। मैं जानता तो ज़रूर था, बचपन से ही इनका नाम सुना था, लेकिन इनके बारे में हमें इतिहास के संदर्भ को लेकर जानकारी नहीं थी। मैं बचपन से ही पश्चिम बंगाल से पढ़ा था, नवजागरण काल पढ़ता आया, लेकिन नवजागरण काल के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं थी। केवल राम मोहन राय के बारे में जानता था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में जानता था, इन्हीं लोगों के बारे में जानता था और ये रटा-रटाया हमारे दिमाग में बैठा दिया गया। जब लाल बहादुर वर्मा, प्रोफ़ेसर लाल बहादुर वर्मा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने किताब लिखी, इतिहास क्या और कैसे। इसी किताब को पहले के दिनों में कहा जाता है इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में एक लेख इनका है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। उस लेख का नाम है इतिहास में न होने का दर्द, दलित नज़रिया। इस लेख के हवाले से मैं पहली बार इनसे रूबरू हुआ जब इन्होंने बताया कि राम मोहन राय और ज्योतिराव फुले दोनों का ही समय एक जैसा है, लेकिन तब फिर क्यों? और यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले की जो दृष्टि थी वो बहुत आधुनिक थी, बहुत मॉडर्न दृष्टि है। कई मामले में तो वो बहुत दुनिया के उन लोगों के नज़दीक हो जाते हैं जिसकी हम, जैसे मार्टिन लूथर किंग है, थॉमस पेन है, अब्राहम लिंकन है, ऐसे लोगों के नज़दीक हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना के बियॉन्ड जाकर ये कल्पना है। तब जाकर के जब लाल वर्मा की ये बात पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि कितना इतिहासकारों ने हमसे छलावा किया है और इतिहासकारों ने कैसे एक वर्ग के खिलाफ ज़हर भेजा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस किताब को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, महात्मा ज्योतिराव फुले रचनावली है और ये 2 वॉल्यूम में आई है। ये दोनों राधा कृष्ण पब्लिकेशन से है। इन किताब को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किताबें किताब नहीं है बल्कि डायनामाइट हैं। और अगर जिस दिन इस किताब को लोग पढ़ लेंगे, दिल से पढ़ेंगे, दुखद बात है कि हमारा समाज पढ़ाई-लिखाई नहीं करता और सतही स्तर पे जानकारी रखता है। लेकिन जिस दिन इस किताब को समाज पढ़ लेगा, उस दिन इस समाज में निश्चित तौर पे विद्रोह हो जाएगा, निश्चित तौर पे क्रांति हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार चाहती है कि जो बहुजनों की इम्पोर्टेंट किताब है, चाहे ज्योतिराव फुले की रचनावली हो, चाहे ज्योतिराव फुले की, मैं एक एक झलक ये बता देता हूँ कि ज्योतिराव फुले की जो प्रमुख कार्य है, मैं सभी इस चैनल के माध्यम से अपने सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ, अपने सभी देशवासियों को कहता हूँ कि कृपया कर इनकी जो रचनाएँ हैं, एक बार रचनाएँ देख लें। जैसे इन्होंने नाटक तृतीय रत्न लिखा 1855 में, उसके बाद पवाड़ा लिखा, छत्रपति शिवाजी राव भोसले की कहानी है इनके बारे में। दूसरा लिखा शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक, जो 1869 में आई। चौथी किताब इन्होंने लिखी ब्राह्मणों की चालाकी, जो 1869 में आई। और जो महत्वपूर्ण, जिसे हम कहेंगे गुलामगिरी, जो 1873 में आई। ये 1873 सही मायने में अछूतों का अधिकार पत्र है या बहुजनों का अधिकार पत्र है। ये अधिकार पत्र ऐसा ही है जैसे कि थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन लिखा था। इनफैक्ट ये जो गुलामगिरी है, ये राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित किताब है। अगला जो सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया, और
पूना की रिपोर्ट जो 20 मार्च 1877 को छपी, इसी सत्यशोधक समाज की आर्थिक बैठक होती थी। इसमें पूना पे तमाम, मैं ये बताता चलूं आपको कि सत्यशोधक समाज ने इस देश से कई तरह के बातों को रखना शुरू किया, जैसे कि अंधविश्वास के संदर्भ में कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। उस जमाने में जन जागरण का कार्य कर रहे थे, जो कार्य कभी भी राजा राम मोहन राय ने नहीं कर पाए या दयानंद सरस्वती ने नहीं कर पाए। इन्होंने ये कहा कि हमारे समाज के बच्चों को भाषण की प्रतियोगिता होनी चाहिए और भाषण की प्रतियोगिता कराई। अकाल के संदर्भ में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और हंटर शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन के पास जाकर शिक्षा के लिए बल दिया और कहा कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षा पे बल देना चाहिए। कितना आश्चर्य की बात है कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं खुद नहीं जानता था ज्योतिराव फुले के बारे में, किस प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षा के बारे में ज्योतिराव ने इतनी बड़ी बात कही थी, जबकि केवल हम अमर्त्य सेन के बारे में जानते थे। अमर्त्य सेन के बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बल दिया, लेकिन यह बात हमें नहीं पता था कि ज्योतिराव फुले ने उनसे कई वर्ष पहले ये कह के गए थे कि भारत का जो प्राइमरी स्कूल है उसमें केवल ब्राह्मणवादी शिक्षा दी जाती है और उसी तरह से दूसरी जो ग्रुप स्कूल है उसमें भी ब्राह्मणवादी शिक्षा दी जाती है, अर्थात इन स्कूलों का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। सर, प्राइमरी प्राइमरी शिक्षा की बात हो रही है। आज के समय में जो प्राइमरी शिक्षा है और ज्योतिराव फूले के समय की जो प्राइमरी शिक्षा थी, अगर दोनों में गुणवत्तापूर्ण एक कंपैरिजन किया जाए, तो आप किस तरीके से ज्योतिराव फूले की उस प्राइमरी एजुकेशन को देखेंगे? मैं इसका सबसे अच्छा, पहली तो मैं ये मानता हूँ कि भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन है आज के संदर्भ में, वो एक तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, दूसरा उसमें राष्ट्रवादी व्यवस्था है, तीसरा उसमें संकरवादी व्यवस्था है, चौथा इसमें अंधविश्वास की बात है। इसीलिए भारत के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, आप ये देखिए, उनमें तार्किकता की बात नहीं आती, उनमें अपने समाज के जागरूकता की बात नहीं, अधिकारों की बात नहीं आती। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मुक्ताबाई साल्वे के रूप में। ये देखिए, ये किताब आई है स्त्री अध्ययन में, इसको उमा चक्रवर्ती और साधना आर्या ने एडिट किया है। इसमें ये देखिए लिखा गया है मांग महारों की बात। ये मांग महारों की बात मुक्ताबाई साल्वे ने उठाया था और अपने दुख को व्यक्त किया था। ये इसकी उम्र बहुत ही कम थी, मतलब मसलन 11 वर्ष का इनका उम्र था और 11 वर्ष के आज के जो बच्चे हैं वो मुझे लगता है कि समझदारी नाम की चीज उनके पास नहीं होती। 11 साल की ये बच्ची लिखती है कि मांग महारों के दुख क्या हैं। ये साफ साफ बताती कि कैसे अपर कास्ट या ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे एजुकेशन को, हमारे समाज को समाप्त कर रही है। क्या हम ये मान लें कि आज क्या कोई स्कूल मुक्ताबाई साल्वे को प्रोड्यूस किया है? इसका उत्तर होगा नो। उस आज़ादी के बाद ये मुक्ताबाई साल्वे से लेकर के अब तक ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें दिखाई नहीं पड़ता कि 11 वर्ष की बच्ची का इंटेलेक्चुअल जो आइडियाज है एंटोनियो ग्राम्सी के हेजीमनी के सिद्धांत से मिलता जुलता है। इतनी प्रखर लड़की नहीं मिलता। तो हम मानते हैं कि भारत की वर्तमान प्राइमरी एजुकेशन व्यवस्था जो है वो एक तरह से समाप्त हो चुकी है, वो चरमरा चुकी है और यूं कहें कि अंधविश्वास की तरफ ढकेलने वाली बात है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले क्रांति के अग्रदूत रहे, महिलाओं की शिक्षा की उन्होंने बात करी, स्कूल खोला। इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बावजूद भी आज ज्योतिराव फूले को जो भारतीय एकेडमिक में सिलेबस है, उस तरीके से उनका ज़िक्र नहीं होता। यहाँ इतिहास बदलने की बात हो रही है, मुगलों के इतिहास को हटाने की बात होती रही, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में जिस तरीके से क्रांति की अलख ज्योतिराव फूले ने जगाई, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं? उनको डर है ना, ज्योतिराव फुले से उनको डर है। उनको पता है कि ये ऐसा व्यक्ति है कि पूरा दुनिया अगर जान जाएगा तो ब्राह्मणवाद ढह जाएगा। ब्राह्मणवाद तो कल्पना के पुलिंदा पे टिका हुआ समाज है ना, अंधविश्वास के सीढ़ियों पे टिका हुआ ये समाज है। तो ये इसको ढहने में 2 मिनट नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ बस कि 2 किताब पढ़ लें, साहब कांसीराम अगर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ करके बदल सकते हैं, ज्योतिराव फुले यदि थॉमस पेन की राइटिंग पढ़कर बदल सकते, तो मैं कहता हूँ कि भारत को लोग केवल ज्योतिराव फुले की रचनावली पढ़ लो, सब बदल जाएंगे।
बताइए, वो रात में स्कूल चला रहे हैं। वो विधवा ब्राह्मणों के लिए अनाथालय स्कूल खोलने, नाइट स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कितने लोग नाइट स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, कितने लोग विधवा ब्राह्मणी समाज के लिए उसको अनाथालय की बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ज्योतिराव फुले उस समय इंग्लिश जानते थे, 2 ही भाषा जानते थे। ये देखिए इंग्लिश में लिखा गया लेख है। ये देखिए, ये ओपिनियन फ्रॉम द, ये देखिए लिखा हुआ गोविंद राव फुले का। और इन्होंने हर चीज पे देखिए लिखा ना, विडोहुड पे, विधवा विधवा की बात की। इसके बाद इन्होंने मैंने जो बताया था इन्फेंट मैरिज, चाइल्ड मैरिज की बात की। इसके बाद इन्होंने इसमें कई जगहों पे उन महिलाओं के लिए अपने घर का तालाब खोल दिया पानी पीने के लिए। और खुद जो ज्योतिराव फुले हैं वो मर्चेंट लिखते हैं, कई जगहों पे जो लेटर लिखते हैं वो कहते हैं कि हम मर्चेंट हैं। तो उन्होंने तो रास्ता बताया ना। अब देखिए, एक इतिहास में धारणा है कि हम सत्ता पे जब काबिज हो जाएंगे तभी समाज बदलता है। मेरा ये मानना है कि ज्योतिराव फुले ने ये दिखाया कि सबसे पहले सामाजिक क्रांति करो, सबसे सामाजिक जागरूकता लाओ, तभी तो बाबा साहब इनको अपना गुरु मानते हैं। इन्होंने जो जागरूकता लाई उससे डरते हैं ये लोग, वो नहीं चाहते। मैं बताया डी ब्राह्मणाइजिंग हिस्ट्री, ब्रजरंजन मणि ने भी लिखा है। उन्होंने बताया है कि ज्योतिराव फुले क्यों प्रथम आधुनिक मानव हैं। ये इस बात की तमगा इतिहासकारों ने राजा राम मोहन राय को दे रखी है, वो गलत है। वो कभी भी आधुनिक मानव नहीं हो सकते। प्रथम आधुनिक मानव अगर है तो ये ज्योतिराव फुले हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले मैंने ये कहा था कि भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा ज्योतिराव फुले को मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के दैनिक भास्कर से लेकर के तमाम अमर उजाला, दैनिक जागरण में एक तरह से टीका टिप्पणी किया था, आपका क्रिटिसिज्म हाँ भी हुआ था। क्रिटिस, और ये कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने फिर विवादित बयान दिया। इस शब्द को जोड़ा। मैंने ये डिमांड किया कि ज्योतिबा फुले प्रथम आधुनिक मानव है, प्रथम राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता का दर्जा इनको मिलना चाहिए। तो यहाँ का सवर्ण पत्रकार या सवर्ण मीडिया क्या कही कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिर विवादित बयान दिए। मैं आज भी मानता हूं, आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूं कि भारत का पहला आधुनिक मानव ज्योतिराव फुले हैं। भारत का पहला राष्ट्रपिता की दर्जा ज्योतिराव फुले को मिलना चाहिए। इनकी राइटिंग पढ़ो ना आप। मैं सबसे कहता हूं, आज ही एक लेख आया है, कल एक लेख आया है रामचंद्र गुहा का। रामचंद्र गुहा का लेख डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर अमर उजाला में कल छपा। उस लेख को आप पढ़ेंगे तो रामचंद्र गुहा ने एक बात कही कि 1995 में पहली बार वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़े और पढ़ने के बाद उनको आश्चर्य हुआ। बोले कि मुझे आश्चर्य है। उन्होंने लिखा कि मैं चकित हूं डॉक्टर BR अम्बेडकर के नॉलेज से। मैं आपको बता रहा हूं कि जब ज्योतिराव फुले के बारे में लोग पढ़ेंगे तो दुगुना चकित होंगे, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जमाने में तो अंग्रेजों ने थोड़ी मदद की, लेकिन ज्योतिराव फुले के जमाने में शुरुआत थी, क्रांति की शुरुआत थी। ये प्रथम क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ये शुरुआत थी जब गोविंद रानाडे से लेकर के तमाम लोग दकियानुसी की बात कर रहे थे। तब ज्योतिराव फुले उस समय में क्रांति की बात करते, गुलामगिरी लिखा। आज कितने लोग हैं जो गुलामगिरी लिखे। मैंने इसी पे सेमिनार भी कराया, इसी विषय पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2019 में एक राष्ट्रीय सेमिनार कराया। उस सेमिनार का ये रूप देखिए, प्रॉब्लम ऑफ कास्ट इन इंडिया, इंटीग्रेटिंग हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी, इसी विषय पे और ज्योतिराव फुले के सम्मान में। तब कई लोगों ने सवाल उठाया था कि अच्छा, ज्योतिराव फुले पे सेमिनार हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे हम सामंतवादियों का गढ़ मानते हैं, जिसे हम ब्राह्मणवादियों का गढ़ मानते हैं, उस गढ़ में ज्योतिराव फुले का सेमिनार मैंने कराया और लोगों को बदलने की बात की। मैं केवल बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सेमिनार मत कराइए, आप मत कुछ कराइए, लेकिन केवल इस जीवनी को पढ़िए। हमारे समाज के लोग पढ़ते नहीं। सत्य शोधक समाज जो देखा गया, इसमें सत्य शोधक समाज के बारे में है, कार्यक्रम है। हमारे लोग कार्यक्रम नहीं करते। सत्य शोधक समाज कार्यक्रम करता था, गांव गांव पे नाइट स्कूल की बात करता था, गांव गांव में अंधविश्वास भगाने की बात करता था, गांव गांव में लोगों को पढ़ाने की बात करता था, महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्योतिराव फुले करते थे सत्य शोधक समाज के माध्यम से। यहाँ तक कि अपनी पत्नी माता सावित्री बाई को फुले को पढ़ाया। ये भी प्यार का एग्जाम्पल आप ताजमहल से देते हैं। अच्छे खासे
प्यार का साहिल लुधियानवी भी कहते हैं कि ये एक साहिल लुधियानवी का एक बड़ा अच्छा शायरी है, वो कम्युनिस्ट थे, तो वो कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब चल एक एक शहंशाह ने कहा है, एक शहंशाह ने हम गरीबों का उड़ाकर मजाक बनाया ताजमहल, ऐ मेरे महबूब चल कहीं और चल कर मिलते हैं। मैं ये कहूं कि ताजमहल ही क्यों, सिंबल ऑफ लव ताजमहल को कहते हैं, लेकिन हमारे समाज को जो प्यार ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को दिया, आने वाले वर्षों में ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलेगा। और ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले जो कविता देखिए, तो कई कविता सावित्रीबाई फुले ने अपने हस्बैंड को डिवोटेड किया है, कई कविताओं को डिवोटेड किया है। वो इतनी सम्माननीय थे, या ऐसा आपको देखने को, तो प्यार का जो सिंबल था वो ज्योतिराव फुले के समर्पण में कहीं दूसरे एग्जाम्पल दिखाई नहीं पड़ते हैं। और मैं अब फिर दोबारा कह रहा हूं कि जो बात साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, यही बात ज्योतिराव फुले साहब भी कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा सीखना है। मैंने आपको दिखाया कि उस जमाने में अंग्रेजी लिख रहे हैं, और सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने तो अंग्रेजी को मैया कहा है कि अंग्रेजी हमारी माँ है। तो आपका जो मुक्ति कहाँ पे, अंग्रेजी में। इन्होंने हिंदी में नहीं बात की, दो भाषाओं में बात की, एक अंग्रेजी और दूसरा मराठी, हिंदी में बात नहीं की। लेकिन दुखद बात है कि हम लोग अंग्रेजी भी नहीं सीखते हैं, मराठी भी नहीं सीखते, हिंदी पे फोकस करते हैं, यह सोच करके हिंदी सीखना पाप है, ये जान लीजिए। हिंदी सीखेंगे तो गुलाम बनेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे तो लिबरेशन को सीखेंगे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएंगे। जो ज्योतिराव फुले ने करके दिखाया है, हमारे समाज को चेतना में लाकर दिखाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे विनती प्रार्थना करूंगा कि कृपया कर ये किताब खरीद लीजिए और इसको जरूर पढ़िए, ज्योतिराव रचनावली। तो शायद आपको समझ में आएगा कि यह किताब नहीं, डायनामाइट। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रम। आज ज्योतिराव फुले की जयंती है, राष्ट्रपिता क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फुले की जयंती पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।